दूसरी कंडीशन हो सकती है बोथ एंड्स कोहेसिव एंड सेपरेटली मैच्ड। और ऐसा तब होता है, देखिए बोथ हैंड्स कोहेसिव का अर्थ हुआ कि एक डीएनए स्ट्रैंड के को जो हमने काटा है उसके तो जो दो सिरे हैं, दोनों सिरे में एक एक स्ट्रैंड बाहर निकला हुआ हो। जब बाहर निकला हुआ होता है तभी हम उसको कोहेसिव कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सिरे मैच नहीं करते हैं वेक्टर से, तो इनको हम कहेंगे बोथ हैंड्स कोहेसिव एंड सेपरेटली मैच। दोनों सिरे अलग अलग तरीके से मैच कर रहे हैं, मतलब उनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वेक्टर के सीक्वेंसेस से अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में या ऐसा तब होता है जब वेक्टर का एक सिरा एवं डीएनए इंसर्ट का एक सिरा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा जनरेट नहीं किया गया हो। एक डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और दूसरे को दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा जनरेट किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में ये रिजल्ट्स निकलते हैं कि दोनों एंड्स कोहेसिव ना होकर के सेपरेटली मैच्ड हों। ऐसी स्थिति में जो ओपन्ड वेक्टर है एंड डीएनए इंसर्ट को एनीलिंग कंडीशन में मिक्स करने से कॉम्पेटिबल एंड्स में पेयरिंग हो जाती है और अंत में T4 लाइगेज को T4 लाइगेज से निक्स को सील करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही सर्कुलराइजेशन होता है, क्योंकि वेक्टर के एंड्स अनमैच्ड होते हैं। जैसे कि डीएनए इंसर्ट के भी एक स्ट्रैंड अनमैच्ड होते हैं। ऐसे में डीएनए इंसर्ट केवल एक ही ओरिएंटेशन में इंटीग्रेट होता है, न कि दो पॉसिबल ओरिएंटेशन में, जैसा कि पिछली पॉसिबिलिटी में बताया गया था आपको। तो इस तरह से इनमें ये कंडीशन होती है। तीसरी स्थिति आती है बोथ एंड्स कोहेसिव एंड अनमैच्ड। Often the DNA insert is prepared using one restriction enzyme while the vector is opened with another enzyme. This generates cohesive ends in the vector and the insert which are unmatched. ज़्यादातर क्या होता है कि डीएनए इंसर्ट, जो डीएनए हम डालना चाहते हैं उसको किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करके हम आइसोलेट करते हैं, जबकि वेक्टर को हम किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करके ओपन करते हैं और उसमें कोहेसिव एंड्स जनरेट करते हैं। ऐसा करने से दोनों में अनमैच्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जनरेट होते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ आगे और हो सकती हैं। ये 4 प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ में से पहली है, एक तो प्रोट्रूडिंग एंड के ब्लंट एंड में प्रोट्रूडिंग एंड को ब्लंट एंड में बदलें, और या तो फिर प्रोट्रूडिंग एंड के को रिमूव करके पीछे रह गए स्ट्रैंड को भी एक्सटेंड करके उसके बराबर ले आएं। ये देखिए, दोनों सिरों को या तो बराबर कर लें। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे करके इनमें इस जो पीछे रह गया सिरा है उसको बराबर लाने के लिए क्लीनो फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जो ब्लंट एंड्स बन गए हैं उनको फिर T4 लाइगेज द्वारा ज्वाइन किया जा सकता है। इसी में ही दूसरी स्थिति आती है, द ब्लंट एंड्स सो प्रोड्यूस्ड कैन अगेन बी चेंज इनटू प्रोट्रूडिंग एंड्स बाय 3' टेलिंग। एक poly T tail may be added into the 3' ends, say vector, while poly A tails are added to the DNA insert. The
two now matched producing ants which pair together under annealing conditions to yield recombinant DNA। अर्थात ये जो दूसरा तरीका है, इस तरीके से ब्लंट एंड्स बनने को फिर से 3' टेलिंग या पॉली टी टेल द्वारा प्रोड्यूसिंग ट्रेल में बदला जाए, और या फिर ये वेक्टर के 3' एंड सिरे पर करना होगा, जबकि डीएनए इंसर्ट में पॉली ए टेल जोड़नी होगी। ऐसी स्थिति होने के बाद ये दोनों सिरे, वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट के दोनों सिरे मैच हो जाएंगे और एनीलिंग के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ज़्यादातर टेल्स डिफरेंट साइजेस की होती हैं, अतः रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बचे रह गए गैप्स को डीएनए पॉलीमरेज 1 द्वारा फिल किया जाता है और इसके बाद डीएनए का लाइगेशन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे यही बात हमने यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद डीएनए का लाइगेशन किया जाता है और इसी में ही तीसरी स्थिति है, लिंकर्स कैन बी अटैच टू द ब्लंट एंड्स ऑफ द वेक्टर एंड द डीएनए इंसर्ट। तीसरी स्थिति है कि वेक्टर के ब्लंट एंड पर लिंकर्स जोड़े जा सकते हैं और इन लिंकर्स को उचित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करके कोहेसिव एंड जनरेट किया जा सकता है जो कि कॉम्पैटिबल भी हो, और अब वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट को जोड़ा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति करके भी हम मैच्ड कोहेसिव एंड्स बना सकते हैं। और इसी में ही अगली कंडीशन आती है, एप्रोप्रिएट एडेप्टर्स में बी जॉइन टू द प्रोट्रूडिंग एंड्स ऑफ द वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट। इसमें एडेप्टर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। एडेप्टर्स को वेक्टर्स के प्रोट्रूडिंग सिरे पर और डीएनए इंसर्ट पर, दोनों पर ही यूज़ करना होता है। इन एडेप्टर्स को सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके कंप्लीटली मैच्ड कोहेसिव एंड्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो ये हो गई बात, जब बोथ हैंड्स कोहेसिव एंड अनमैच्ड हो तो इन 4 प्रकार से इनको ट्रीट किया जा सकता है, डीएनएज के सिरे को एंड वेक्टर्स के सिरे को। अगली स्थिति आती है जब डीएनए इंसर्ट के बोथ एंड्स फ्लश एंड्स हों या ब्लंट एंड्स हों, है ना। फ्लश एंड का मतलब होता है जब डीएनए स्ट्रैंड के दोनों सिरे बराबर कटे हुए हों। ऐसे वेक्टर को फ्लश एंड और ब्लंट एंडेड वेक्टर can be joined together by T4 ligase। ऐसे वेक्टर एवं डीएनए इंसर्ट को T4 ligase एंजाइम द्वारा T4 DNA ligase एंजाइम द्वारा ज्वाइन किया जाता है और इसके लिए वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट का हाई कंसंट्रेशन में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि दो ब्लंट एंड्स का पास पास आना महज चांस पर निर्भर करता है, अर्थात मात्र संयोग पर ही निर्भर करता है। और अगर हाई डीएनए कंसंट्रेशन होगा तो ये चांस भी अधिक होगा। डीएनए इंसर्ट्स किसी भी ओरिएंटेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। ओरिएंटेशन का आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया ही है कि डीएनए इंसर्ट यानी कि जो हम डीएनए चाहते हैं किसी होस्ट सेल में डालना, वो वेक्टर से मतलब 2 ओरिएंटेशन से जुड़ सकता है, जो कि आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था। और ये वेक्टर से आसानी से सेपरेट भी किए जा सकते हैं अगर दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया गया हो, तो इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। और अगर ऐसा करने से काम हो सकता है या फिर पहले वाले ऊपर वाले मेथड से ब्लंट एंड्स को कोहेसिव एंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी
डीएनए इंसर्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसके बाद में आ जाता है स्थिति, यहाँ पर ये जो है स्लाइड ये इसका रिपीटिशन ही है, ये वाली स्थिति आती है, ये इतना पार्ट जो है वो रिपीटेड पार्ट है। तो ये कंडीशन हम देख लेते हैं। फिफ्थ कंडीशन, वन एंड कोहेसिव एंड कॉम्पैटिबल एंड द अदर इज ब्लंट, अर्थात कि डीएनए स्ट्रैंड का एक सिरा तो कोहेसिव हो और कंपैटिबल भी हो, अर्थात वेक्टर से उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मिलती हो, जबकि दूसरा सिरा ब्लंट हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट के कोहेसिव एंड पेयर हो जाएंगे अगर उन्हें प्रॉपर एनीलिंग कंडीशन में रखा जाए तो। और T4 लाइगेज निक एंड को सील करके दोनों को ब्लंट एंड से जोड़ देता है। तो ऐसे स्थिति में सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बनेगा, क्योंकि वेक्टर एंड डीएनए इंसर्ट एक कोहेसिव और एक ब्लंट एंड होने के कारण सर्कुलराइज नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में T4 लाइगेज से निक एंड को सील करके ब्लंट एंड से जोड़ा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 5 प्रकार की कंडीशंस जो कि एक डिज़ायर डीएनए को अगर हम होस्ट सेल में डालना चाहते हैं उससे पहले अगर वेक्टर से जोड़ना चाहते हैं तो ये 5 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। और इनको कैसे हमें कन्वर्ट करना है, ये प्रिंसिपल्स आज हमने पढ़े। आगे की स्टेप्स आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। थैंक यू।